हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क की, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अगर आप एक जावा डेवलपर बनना चाहते हो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन स्प्रिंग एक्चुअली क्या है और आईटी इंडस्ट्री में इतना पॉपुलर क्यों है, तो आज के वीडियो में ये सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो हमें स्केलेबल एंड मेंटेनेबल एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है बाय यूजिंग आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो बेसिकली स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है डेवलपर्स की कि तुम अपने बिजनेस लॉजिक पर ध्यान दो। आपको नॉन फंक्शनल कोड पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मींस मान लीजिए आपको कोई एपीआई लिखनी है, एपीआई के अंदर आपको कुछ काम करना है, लाइक डेटाबेस से कुछ डेटा गेट करके उसमें कुछ कंडीशन चेक करनी है, फिल्टर करना है एंड उस डेटा को एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि तुम अपने बिजनेस लॉजिक पर ध्यान दो। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि तुम अपने बिजनेस लॉजिक पर ध्यान दो, बाकी लाइक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऐसे काम मैं खुद कर लूंगा। तो इससे डेवलपर का काम काफी इजी हो जाता है। तो स्प्रिंग जावा का एक वेरी पावरफुल टूल किट है जो कोडिंग कम लॉजिक पर ज्यादा ध्यान देने में हेल्प करता है। अब स्प्रिंग से पहले प्रॉब्लम क्या थी? स्प्रिंग आने से पहले जावा डेवलपर को बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता था। ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते थे, जिससे कोड टाइटली कपल्ड होता था एंड टेस्टिंग भी बहुत डिफिकल्ट होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग से पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते थे? जैसे हमें कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? न्यू कीवर्ड के साथ कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब स्प्रिंग हमें इसके लिए क्या सॉल्यूशन देता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम ऑटोवायर यूज करके अब हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मींस अब स्प्रिंग खुद इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसको इंजेक्ट करेगा। अब हमको न्यू कीवर्ड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब हमें न्यू कीवर्ड यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो काम स्प्रिंग खुद कर देगा। स्प्रिंग आने से पहले एक्सएमएल फाइल यूज होती थी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बट अब एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी मल्टीपल तरीके हैं जो कि बॉयलर प्लेट कोड को कम करता है। अब नेक्स्ट है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। तो स्प्रिंग कोर आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को इजी बनाता है। सेकंड मॉड्यूल है स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी वेब एप्लीकेशन और रेस्ट एपीआई बनाने में हेल्प करता है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फ्लो को मैनेज करता है। देन थर्ड मॉड्यूल है स्प्रिंग जेडीबीसी। स्प्रिंग जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी को सिंपल बनाता है और बॉयलर प्लेट कोड को भी कम करता है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है स्प्रिंग ओआरएम। स्प्रिंग ओआरएम क्या करता है? स्प्रिंग ओआरएम हाइबरनेट, जेपीए जैसे ओआरएम टूल के साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे डेटाबेस ऑपरेशन काफी इजी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉड्यूल है स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को हैंडल करता है, जैसे लॉगिन हो गया, रोल्स हो गए एंड परमिशंस हो गई। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। देन नेक्स्ट एंड लास्ट मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या करता है? स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे स्प्रिंग एप्लीकेशन फास्ट और इजीली डेवलप हो जाती है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ये सब मॉड्यूल अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अगर आप स्प्रिंग सीख रहे हो और अभी तक आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स 100% खत्म हो जाएंगे। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है निकिता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स की नीड क्यों पड़ी जावा में। तो हम नॉर्मल जावा में कोड कैसे लिखते हैं? जब एक क्लास को दूसरी क्लास की नीड होती है तो हम डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन का फ्लो कैसे होता है?
कंट्रोलर, देन सर्विस, देन रेपोजिटरी। कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा एंड सर्विस रेपोजिटरी को कॉल करेगी। और हम इसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर हमें कंट्रोलर में सर्विस की जरूरत है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? ऐसे न्यू कीवर्ड के थ्रू सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। ऐसे ही अगर हमें सर्विस क्लास में रेपोजिटरी यूज करनी है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं? न्यू देन रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना के। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हर क्लास अपना भी काम करेगी और डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट भी बनाएगी। तो यहाँ पर एक तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी ब्रेक हो रहा है। जैसे क्लास का काम सिर्फ लॉजिक लिखना होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट बनाना भी। अब एक रियल प्रोजेक्ट में इशू समझो। एक रियल प्रोजेक्ट में बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। अब हर क्लास में 4 से 5 डिपेंडेंसी हो सकती है, मीन्स बहुत सारी जगह न्यू कीवर्ड। अब हर ऑब्जेक्ट्स का लाइफ साइकिल मैनेज करना, कब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कब डिस्ट्रॉय होगा, ये सब डेवलपर के ऊपर आ जाता है। तो इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ आईओसी कॉन्सेप्ट का। आईओसी मीन्स इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि तुम सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैनेज करना, ये सब हम कर देंगे। तो आईओसी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का उल्टा हो जाना। पहले डेवलपर के पास कंट्रोल था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, डिपेंडेंसी मैनेज करने का। अब स्प्रिंग में ये कंट्रोल स्प्रिंग कंटेनर के पास चला जाता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। अब यहाँ बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। क्या ये दोनों सेम चीज है? बिल्कुल नहीं। आईओसी क्या है? आईओसी एक कॉन्सेप्ट है। आईओसी क्या है? आईओसी एक कॉन्सेप्ट है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। नेक्स्ट, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज a डिजाइन पैटर्न where object receive their dependencies from an external source rather than creating them internally, which helps achieve loose coupling। इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को खुद क्रिएट नहीं करता, बल्कि बाहर से जैसे स्प्रिंग कंटेनर से उसको वो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इससे कोड लूजली कपल्ड हो जाता है। डिपेंडेंसी मीन्स जो ऑब्जेक्ट चाहिए, इंजेक्शन मीन्स उसको बाहर से इंजेक्ट करना। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के टाइप की। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम 3 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेकंड सेटर इंजेक्शन, थर्ड है फील्ड इंजेक्शन। अब हम इन तीनों को सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जैसे कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए तो सबसे पहले हम इंजन क्लास क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या होगा? स्प्रिंग सबसे पहले इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, देन कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, देन कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसमें इंजन को इंजेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है सेटर इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन में कैसे करेंगे? सेटर इंजेक्शन में स्प्रिंग पहले दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पर कार क्लास के सेट मेथड में इंजन की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेटर इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है फील्ड इंजेक्शन। तो यहाँ पर फील्ड इंजेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पर कार क्लास के अंदर हम यहाँ पर इंजन के वेरिएबल के ऊपर @ऑटोवायर यूज करके फील्ड इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ये सबसे इजी वे है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। इसमें हम डायरेक्टली @ऑटोवायर यूज करके किसी भी क्लास को इंजेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? फील्ड इंजेक्शन को प्रोडक्शन में अवॉइड करते हैं बिकॉज इसमें डिपेंडेंसी हिडन होती है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में कंस्ट्रक्टर में क्लियरली दिखता है कि कार को इंजन चाहिए। फील्ड इंजेक्शन में पता ही नहीं चलता डिपेंडेंसी क्या है। फील्ड इंजेक्शन में यूनिट टेस्टिंग में आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें इंजन इंजेक्ट ही नहीं हुआ तो यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। बट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में कैसे होता है? यहाँ पर जब हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें यहाँ पर इंजन के ऑब्जेक्ट को भी पास करना पड़ेगा, जिससे हमारी टेस्टिंग इजी हो जाती है। तो हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कब यूज करना चाहिए? तो हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कब यूज करना है? जब डिपेंडेंसी मैंडेटरी हो, एंड ये सबसे बेस्ट वे होता है प्रोडक्शन के लिए। देन सेकंड है सेटर इंजेक्शन।
ये हमें कब यूज करना है? ये हमें जब यूज करना है जब हमारी डिपेंडेंसी ऑप्शनल हो या हमें रन टाइम पर डिपेंडेंसी को चेंज करना है, तो उस टाइम पे हमें सेटल इंजेक्शन यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट है फील्ड इंजेक्शन। तो अगर हम यहाँ पर सीखने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये एक बेस्ट तरीका है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, बट ये तरीका प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करेंगे। देन अगर हमारी डिपेंडेंसी ऑप्शनल है तो सेटल इंजेक्शन। देन अगर हम सीखने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं देन फील्ड इंजेक्शन बेस्ट है। देन नेक्स्ट, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको ज्यादातर डेवलपर्स स्टार्टिंग में लर्निंग के टाइम पे इसको स्किप कर देते हैं या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ रहे हो तो। जैसे मैं इंजन क्लास से कंपोनेंट हटा दूं तो क्या अब भी ये कोड वर्क करेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, बिकॉज स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा कि इंजन एक बीन है। अब इस बात को समझो, स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्ट तभी करेगा जब उसको इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना आता हो। तो बीन वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लाइफ साइकिल को स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता है, उसको क्रिएट करता है। स्प्रिंग उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है जो एक बीन हो। और बीन कैसे बनती है? जिन क्लास पर जैसे ये कुछ एनोटेशन यूज होती हैं उन क्लास को हम बीन बोलते हैं। इन एनोटेशन को हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए बीन होना बहुत जरूरी है। बीन मीन्स कोई भी जावा ऑब्जेक्ट जिसका लाइफ साइकिल स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता हो, और स्प्रिंग कंटेनर सिर्फ उन्हीं क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है जो @component, @service, रिपोजिटरी, कंट्रोलर, @bean इनसे मार्क होती है। वरना जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है क्लास इंजन, यहाँ पर कोई एनोटेशन नहीं है, तो यहाँ पर स्प्रिंग को पता नहीं चलेगा कि हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी और यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगी, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। No bean means no dependency injection. So thank you guys watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीन लाइफ साइकिल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में एंड कि विदाउट बीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे फेल्ड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब बात करते हैं बीन लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले तो बीन होती क्या है? तो स्प्रिंग में बीन का मतलब कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक नॉर्मल जावा क्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसको स्प्रिंग खुद मैनेज करता है। नॉर्मली जावा में हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, बट स्प्रिंग में ये काम आईओसी कंटेनर ऑटोमेटिकली कर देता है। तो जब भी हम किसी क्लास को बीन डिफाइन करते हैं तो स्प्रिंग उस क्लास को बीन बना देता है। तो बीन को डिफाइन करने के 3 कॉमन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे यहाँ एक्सएमएल फाइल में स्प्रिंग को बताया गया है कि इंजन एंड कार का बीन क्रिएट करो। देन सेकंड तरीका होता है एनोटेशन बेस्ड। यहाँ जैसे यहाँ पर @component एनोटेशन यूज की है तो स्प्रिंग को पता चल जाता है कि ये एक बीन क्लास है। देन थर्ड तरीका होता है जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू @bean यूज करके। इन तीनों मेथड में से सबसे ज्यादा सेकंड वाला यूज होता है। तो हम जब भी किसी क्लास को बीन डिफाइन करते हैं तो स्प्रिंग उस क्लास को बीन बना देता है। तो अब स्प्रिंग कुछ काम खुद हैंडल करता है, जैसे ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, उसमें डिपेंडेंसी कैसे इंजेक्ट होगी, कब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, कब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो इसी के फ्लो को बीन साइकिल बोलते हैं। तो बीन के क्रिएट होने से डिस्ट्रॉय होने तक के फ्लो को बीन साइकिल बोलते हैं। तो बीन साइकिल का फर्स्ट फेज क्या होता है? लोडिंग बीन डेफिनेशन है। तो जब स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होता है सबसे पहले स्प्रिंग को ये पता होना चाहिए कि उसे कौन सा बीन क्रिएट करना है। और स्प्रिंग को ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक्सएमएल फाइल से या जावा कॉन्फ़िगरेशन से या एनोटेशन से। तो स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होते ही बीन डेफिनेशन लोड होती है। देन नेक्स्ट फेज है बीन इंस्टांसिएशन। अब स्प्रिंग क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, बट इस फेज में ओनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड उस क्लास की प्रॉपर्टीज में डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। जैसे
स्ट्रिंग की वैल्यू नल एंड इंट की वैल्यू 0। देन नेक्स्ट पेज है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस पेज में डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है। देन नेक्स्ट पेज है बीन इनिशियलाइजेशन। इस पेज में क्या होता है, इस पेज में कस्टम इनिट मेथड रन होता है एंड एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एंड अगर बीन पोस्ट प्रोसेसर है तो वो भी रन हो सकता है। हाँ, इस पेज में डेवलपर एक्स्ट्रा कुछ लॉजिक लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज है बीन रेडी फॉर यूज। अब बीन कंप्लीटली रेडी है। अब इस पेज में बीन कंप्लीटली रेडी है तो अब हम एप्लीकेशन में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन यूज करके बीन यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है बीन डिस्ट्रक्शन। इस पेज में एप्लीकेशन क्लोज होती है तो स्प्रिंग डेस्ट्रॉय पेज में रिसोर्स को रिलीज करता है, डीबी कनेक्शन क्लोज करता है एंड मेमोरी को क्लीन करता है। अब इस बीन लाइफ साइकिल को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्लास है इंजन, देन एक क्लास है कार। तो कार को इंजन की डिपेंडेंसी चाहिए तो इसमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू डिपेंडेंसी प्रोवाइड की हुई है। देन इसमें एक इनिशियलाइजेशन मेथड है, एक डेस्ट्रॉय मेथड है एंड एक ड्राइव मेथड है। तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब एट द रेट कंपोनेंट स्कैन होगा तो स्प्रिंग को पता चल जाएगा कि मुझे कार और इंजन बीन बनानी है। देन स्प्रिंग सबसे पहले इंजन की बीन बनाएगा तो कंसोल में सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, इंजन डिपेंडेंसी इंजेक्टेड। देन कार की बीन बनाएगा, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेगा तो आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर कोल्ड बीन क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर कोल्ड बीन क्रिएटेड। अब स्प्रिंग चेक करेगा कि एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड है तो ये मेथड रन हो जाएगा, कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा बीन इनिशियलाइजेशन लॉजिक। अब बीन फुल्ली रेडी है तो अब रन होगा कार ड्राइव मेथड। तो आउटपुट क्या होगा, बीन इज रेडी एंड वर्किंग, बीन इज रेडी एंड वर्किंग। अब जब स्प्रिंग कंटेनर क्लोज होगा तब ये डेस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा एंड कंसोल में आ जाएगा आउटपुट बीन डेस्ट्रॉयड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इम्पोर्टेंट एनोटेशंस के बारे में। अगर आप स्प्रिंग सीख रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग एनोटेशन होती क्या है। स्प्रिंग एनोटेशन बेसिकली मेटाडेटा होती है, मीन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम जावा कोड के ऊपर लिखते हैं जिससे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को समझ आता है कि कौन सी क्लास बीन है, कौन सा पैकेज स्कैन करना है। मीन्स एनोटेशन स्प्रिंग को इंस्ट्रक्शन देती हैं। पहले ये सब काम एक्सएमएल से होता था, अब ये काम एनोटेशन से इजी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एनोटेशन की, दैट इज कंपोनेंट एनोटेशन। तो कंपोनेंट एनोटेशन क्या है, इसका क्या यूज है। तो कंपोनेंट एनोटेशन एक स्प्रिंग एनोटेशन है जो किसी जावा क्लास को स्प्रिंग बीन बना देती है। मीन्स जब हम किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन यूज करते हैं तो स्प्रिंग को पता चल जाता है कि ये क्लास एक बीन है एंड स्प्रिंग उस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा एंड उसको मैनेज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस यूजर सर्विस क्लास के ऊपर हमने एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन यूज की है। तो इसका क्या मतलब है, तो अब जैसे ही स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होगी यहाँ पर स्प्रिंग को पता चल जाएगा कि इस क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन है। दैट मीन इस क्लास को हमको बीन बनानी है एंड इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एनोटेशन है सर्विस एनोटेशन। सर्विस एक स्प्रिंग एनोटेशन है जो सर्विस लेयर की क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होती है जो क्लास बिजनेस लॉजिक हैंडल करती है। बेसिकली ये उन क्लास पर यूज होती है। ये एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन का ही एक स्पेशल वर्जन है। इंटरनली सर्विस एनोटेशन इंटरनली कंपोनेंट एनोटेशन ही होती है, बस मीनिंग अलग हो जाता है। लाइक बेटर प्रैक्टिस के लिए सर्विस लेयर के लिए हम एट द रेट सर्विस एनोटेशन को यूज करते हैं। इसका भी सेम काम होता है कि क्लास को बीन बनाना। जैसे हमने सर्विस क्लास के ऊपर सर्विस एनोटेशन ऐड की है तो अब स्प्रिंग को पता चल जाएगा कि इस क्लास की भी हमको बीन क्रिएट करनी है। देन नेक्स्ट एनोटेशन है रेपोजिटरी एनोटेशन। तो बेसिकली ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एक ऐसी एनोटेशन है जो डायो लेयर को मार्क करने के लिए यूज होती है।
इसका मेनली काम डेटाबेस ऑपरेशन को हैंडल करना होता है। रेपोजिटरी एनोटेशन लगाने से स्प्रिंग को पता चल जाता है कि ये क्लास डेटाबेस लेयर का पार्ट है एंड ये भी क्लास को स्प्रिंग बीन बना देती है। इस एनोटेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है रेपोजिटरी एनोटेशन। जो डेटाबेस स्पेसिफिक एक्सेप्शन होती है उसको स्प्रिंग की कॉमन एक्सेप्शन हायरार्की में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एक्सेप्शन हैंडलिंग इजी हो जाती है, मींस एक्सेप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक्सेप्शन ट्रांसलेशन का सिंपल मतलब है डेटाबेस की डिफरेंट एक्सेप्शन को स्प्रिंग एक कॉमन एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर देता है ताकि उन्हें हैंडल करना इजी हो जाए। जैसे अलग अलग डेटाबेस अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम MySQL यूज कर रहे हैं तो MySQL एक्सेप्शन आएगी, अगर हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं तो हाइबरनेट एक्सेप्शन आएगी, अगर हम JPA यूज कर रहे हैं तो हमारे पास परसिस्टेंस एक्सेप्शन आएगी। अगर स्प्रिंग ये एक्सेप्शन को कन्वर्ट ना करे तो हमें हर डेटाबेस की एक्सेप्शन को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग इन सब एक्सेप्शन को कन्वर्ट करके स्प्रिंग की कॉमन एक्सेप्शन हायरार्की में डाल देता है, जो है डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। तो रिपोजिटरी एनोटेशन सिर्फ बीन डिक्लेयर नहीं करती बल्कि ऑटोमेटिक एक्सेप्शन को ट्रांसलेशन भी करती है। जैसे इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में हाइबरनेट से JPA पर शिफ्ट हो गया, MySQL डेटाबेस यूज करते थे, देन हम ओरेकल पर शिफ्ट हो गए, तो एक्सेप्शन भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपका कोड क्या है, डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आया। देन नेक्स्ट एनोटेशन है ऑटोवायर्ड। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज होती है। इसका काम है ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट या बीन को इंजेक्ट करना। जैसे इस एग्जांपल में हमने यूजर रेपोजिटरी के ऊपर @ऑटोवायर्ड एनोटेशन यूज की है, तो स्प्रिंग खुद यूजर रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर देगा। देन नेक्स्ट एनोटेशन है क्वालिफायर एनोटेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एनोटेशन है जो ऑटोवायर एनोटेशन के साथ यूज होती है। जब सेम टाइप की मल्टीपल बीन्स होती हैं, ये स्प्रिंग को बताता है कि कौन सी स्पेसिफिक बीन इंजेक्ट करनी है। जैसे प्रॉब्लम समझो क्यों क्वालिफायर एनोटेशन की नीड पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंटरफेस है इंजन इंटरफेस, जिसकी 2 इम्प्लीमेंटेशन है, एक है पेट्रोल इंजन, एक है डीजल इंजन। अब यहाँ पर एक कार क्लास है, कार क्लास में इंजन को ऑटोवायर्ड कर दिया। अब हमने यहाँ पर कार क्लास में इंजन को ऑटोवायर्ड कर दिया, तो यहाँ पर स्प्रिंग कंफ्यूज हो जाएगा कि 2 बीन्स मिल रही है, एक है पेट्रोल इंजन, एक है डीजल इंजन। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी नॉन यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्वालिफायर एनोटेशन से हम बता सकते हैं कि कौन सी बीन इंजेक्ट करनी है। अब स्प्रिंग यहाँ पर पेट्रोल इंजन बीन को इंजेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट एनोटेशन है वैल्यू एनोटेशन। तो वैल्यू एनोटेशन से हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल की वैल्यू को हम डायरेक्टली जावा वेरिएबल में ला सकते हैं। देन नेक्स्ट एनोटेशन है कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। ये एनोटेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में होती है ताकि हम जावा क्लास को कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना सके। इसका मतलब होता है कि उस क्लास के अंदर हम स्प्रिंग बीन्स डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एनोटेशन है कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन स्प्रिंग को बताती है कि कौन से पैकेज स्कैन करने हैं, जिन पैकेज के अंदर स्प्रिंग बीन हो सकती है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए